वी आर प्रेजेंटिंग द मूवी द एस्केप रूम। मूवी के शुरुआत में हमें दो आदमी दिखाए जाते हैं जो कि एक रेगिस्तान से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक आदमी वहां की जमीन खोदने लगता है। अब उनमें से दूसरा आदमी उस खोदी हुई जमीन में एक बॉक्स रख देता है। अब जिस आदमी ने जमीन खोदी होती है वह दूसरे आदमी से पूछता है कि आखिर हम इस बॉक्स को यहाँ पर क्यों रख रहे हैं, जिस पर वो आदमी जवाब देता है क्योंकि ये एक मिस्टीरियस बॉक्स है, कोई आम बॉक्स नहीं है। ये बॉक्स पहले भी ढूंढा गया था और अब दोबारा कोई इसे यहाँ पर ढूंढने आएगा। लेकिन जब वो बॉक्स दफनाकर वापस आ रहे होते हैं तो जिस आदमी का वो बॉक्स होता है वो अपने साथी को कहता है कि अब तो तुम्हें पता चल गया कि हम उस बॉक्स को कहाँ दफनाए हैं, इसीलिए वो उसे शूट करके मार देता है और इसके बाद वो खुद को भी शूट कर लेता है। फिर सीन शिफ्ट होकर एक लड़के पर आता है जिसका नाम राइस है और वो सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए गेम सेटअप किया करता था और इस बार वो एक एस्केप रूम नाम की एक गेम सेटअप करता है। इसके बाद राइस डेकोरेशन आइटम स्टोर में जाता है जहाँ पर उसे वही मिस्टीरियस बॉक्स दिखता है, लेकिन शॉप के ओनर कहते हैं कि ये सेल के लिए नहीं है, जिस पर क्यूरियस होते हुए ब्राइस उसे पूछता है कि क्यों, क्या है इसमें ऐसा, जिस पर वो लेडी उसे बताती है क्योंकि इसमें शैतान को कैद किया जाता है। तभी ब्राइस को एक आइडिया आता है कि मैं इस बॉक्स को अपने एस्केप रूम में रखूंगा। इसीलिए जब शॉप की ओनर किसी काम के लिए जाती है तो ब्राइस चुपके से उस बॉक्स को लेकर और कुछ पैसे वहाँ पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि दोनों ब्राइस के फ्रेंड होते हैं और ये दोनों ब्राइस के एस्केप रूम में जाने वाले थे। इसके बाद हमें एक और कपल दिखाया जाता है और ये दोनों भी ब्राइस के फ्रेंड थे और इनमें लड़की का नाम जेस था। इसके बाद वो लोग ब्राइस के लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां पर ब्राइस उन सबको वेलकम कहता है। इसके बाद ब्राइस की पार्टनर जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड भी थी तभी इस गेम के किलर के पास जाती है, उसे कहती है कि हम लोग आ गए हैं, तुम जल्दी से रूम में जाकर छुप जाओ। इसके बाद ब्राइस सबको गेम के रूल बताता है कि तुम एक रूम में लॉक्ड हो जाओगे और तुम्हें उस रूम में कुछ क्लू ढूंढने हैं जिनकी मदद से तुम दरवाजा खोलोगे और वहाँ से एस्केप करोगे। लेकिन हाँ, एस्केप करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 55 मिनट होंगे और वो रूम पूरी तरह पजल से क्लू से भरा हुआ है और तुमने उन पजल्स को सॉल्व करना है तभी तुम बाहर आ सकोगे। और चाहो तुम जितना मर्जी चिल्लाओगे उस रूम में, लेकिन आवाज बाहर नहीं आएगी। वो ये भी बताता है कि उस रूम में मोबाइल फोन नहीं है और वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आते। ब्राइस अब उनके फेस को एक कपड़े से कवर कर देता है और चुपके से वहाँ से चला जाता है और वो सारे लोग जैसे ही रूम में एंटर करते हैं तो डोर अपने आप से ही लॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ ब्राइस कैमरा के जरिए उन सबको देख रहा था। उन लोगों को उस रूम में एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसमें एक आदमी बोल रहा होता है, वो कह रहा होता है कि जब तुम मेरी रिकॉर्डिंग सुनोगे तब तक मैं मर चुका हूँगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहता हूँ। और मेरा एक बेटा है जो इंसान नहीं बल्कि शैतान है और उसने कई लोगों के साथ साथ अपनी माँ को तक मार दिया था। ये कमरा भी उसी का था जहाँ वो मर्डर्स किया करता था, इसीलिए मैंने उसे इसी रूम में चैन से बांधा हुआ है और चाहे जो भी हो जाए तुम उसे यहाँ से बाहर निकलने मत देना और जितनी जल्दी हो सके इस रूम से बाहर निकल जाओ। अब क्योंकि वो लोग गेम खेल रहे थे इसलिए उन्हें ये सब मजाक लगता है। अब वो लोग वहाँ पर क्लूज और पजल्स ढूंढना शुरू कर देते हैं कि तभी उन्हें उस टेप रिकॉर्डर वाले आदमी का बेटा दिखाई देता है जो कि वहीं पर चैन से बंधा हुआ था, लेकिन वो सारे लोग इसे गेम का पार्ट समझकर उस पर हंसने लग जाते हैं। इसके बाद ब्राइस के एक फ्रेंड को जिसका नाम जेफ है उसे वहाँ पर वही मिस्टीरियस बॉक्स दिखता है और वो बगैर कुछ सोचे समझे उस बॉक्स को खोल देता है, लेकिन उस बॉक्स में कुछ नहीं होता और ये देखकर जेफ वहाँ से चला जाता है तो उसी मिस्टीरियस बॉक्स में से एक काला साया निकल आता है जो कि उस रिकॉर्डिंग वाले आदमी का बेटा जिसका नाम जोनाथन है उसके अंदर चला जाता है, लेकिन कोई भी ये चीज नोटिस नहीं करते। अब उनका ध्यान एक कबर्ड की तरफ जाता है जिस पर लॉक लगा हुआ था और उस लॉक पर रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर्स में कुछ कोड नंबर्स थे। उसी वक्त ब्राइस की फ्रेंड अंजी को एक इरेजर मिलता है जिस पर DER लिखा हुआ था। फिर जब वो लड़की आगे बढ़ती है तो उसे वहाँ एक रस्सी दिखाई देती है और जब वो उसे खींचती है तो वहाँ अचानक से डेड बॉडी लटक जाती है। पहले तो वो लोग शॉक हो जाते हैं लेकिन फिर वो इसे भी सीरियस नहीं लेते। फिर जेफ को कप के नीचे से 2 कॉइन मिलते हैं जिन्हें वो क्लू समझकर अपने पास रख लेता है। वहाँ ब्राइस के ऑफिस के सिग्नल्स अचानक से चले जाते हैं जिससे वो परेशान होकर सोचता है कि ऐसा क्यों हो गया। जोनाथन जो कि चेन से बंधा हुआ था वो अपनी जगह से थोड़ा आगे आ गया था। अब उन्हें शक होने लगा था और वो सोचते हैं कि शायद जोनाथन की चेन हर 5 मिनट के बाद थोड़ी थोड़ी खुलती है। अब जेफ को एक शेल्फ से 5 रेड, 3 ग्रीन और 4 ब्लू कलर के बुक्स दिखती है। तभी वो समझ जाता है कि वो लॉक जो कबर्ड पर लगा हुआ है वो इन्हीं 3 कोड्स के कॉम्बिनेशन से खुल जाएगा, यानी 5, 3 एंड 4 और वो नंबर को एंटर करने पर कबर्ड का एक दरवाजा खुल जाता है। उसी में से उन लोगों को एक चाबी मिलती है जो कि वहीं रखे हुए एक सूटकेस में होती है। अब वो चाबी की मदद से उस सूटकेस को खोलने में कामयाब हो जाते हैं। उसमें से उन्हें एक कैंची मिलती है और अब उनके पास सिर्फ 37 मिनट्स ही रह गए थे। फिर जेफ उस कैंची को लेकर जोनाथन के पास
एस्केप करता है, जिसकी वजह से जेफ वहीं पर मर जाता है। अब ये सब देखकर वो लोग काफ़ी डर जाते हैं, इसीलिए वो दरवाजे को पीटते हुए चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर ब्राइस पर आता है, जो अपने पार्टनर के साथ खड़ा हुआ होता है। ब्राइस कहता है कि मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरे कैमरे के सिग्नल्स चले गए हैं, और उसके पार्टनर उसे कहते हैं कि तुम्हें गेम को बंद कर देना चाहिए, लेकिन ब्राइस ऐसा करने से इनकार कर देता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उनका गेम खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से पब्लिक उनके एस्केप रूम को बेकार के रिव्यूज देगी। दूसरी तरफ एस्केप रूम में ब्राइस के सारे फ्रेंड्स काफ़ी डरे हुए होते हैं। वो जोनाथन पर चीज़ें उठा कर मारते हैं, लेकिन उसे इसका कोई असर नहीं होता। बेन जेस की बैग से मोबाइल निकालकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा था। अब जैसे टाइम गुजरता जा रहा था, वैसे ही जोनाथन अपनी टीम से खुद आगे आ रहा था, यानी उन लोगों के करीब आता जा रहा था। बेन कहता है कि हमें गेम को कंप्लीट करना होगा, वरना ये हमें भी मार देगा। फिर उनकी नज़र एक ड्रॉअर पर पड़ती है जिसका हैंडल गायब था, और वो उस हैंडल को वहाँ पर फिक्स करते हैं, जो कि उन्हें कार्डबोर्ड बॉक्स से मिला था। और ऐसा करते ही वो ड्रॉअर खुल जाता है, जिसमें से एक छोटा बॉक्स निकलता है। उस ही में उन्हें 4 कॉइन्स डालने हैं। उसके बाद उन्हें एक चाबी मिलेगी। अब 2 कॉइन्स तो उनके पास थे, जो कि उन्हें पहले मिले थे, लेकिन अब 2 कॉइन्स उन्हें ढूंढने होंगे, और तभी उन्हें दीवार पर टंगी 2 पेंटिंग्स अजीब लगने लगती है। जब वो उसे चेक कर ही रहे होते हैं कि एंजी को लग रहा था कि जेफ अभी भी जिंदा है, इसीलिए वो उसके पास जाने लगती है, और अब उन लोगों के पास सिर्फ 25 मिनट्स ही रह गए थे। फिर जोनाथन आगे आता है और एंजी के सर में भी कैंची घुसाकर उसे मार देता है। अब जेस और बेन ये सब देखकर काफी डर जाते हैं। फिर वो दोबारा से गेम में लग जाते हैं। पेंटिंग को गौर से देखने पर उन्हें बहुत सारे ट्रायंगल्स उस पर दिखते हैं, जिसमें से 2 ट्रायंगल्स तो बटन थे, इसीलिए वो साथ वाली पेंटिंग पर बटन की ऑर्डर्स को प्रेस करते हैं, जिससे कि वो पेंटिंग ओपन हो जाती है, और वहाँ से उन्हें 2 कॉइन्स भी मिल जाते हैं। अब वो उन दोनों कॉइन्स को बॉक्स में डाल देते हैं, और जो 2 कॉइन उन्हें पहले मिले थे वो तो उस जोनाथन के पास थे। तब ये देखकर वो काफी डर जाते हैं। बेन को वहाँ पर एक स्मोक अलार्म दिखता है, जो कि बिल्कुल जोनाथन के ऊपर लगा हुआ था, इसलिए वो जेस को समझाता है कि मेरे पास एक लाइटर है, मैं जोनाथन के पीछे जाऊंगा, उसे डिस्ट्रैक्ट करूंगा, तब तक तुम लाइटर को स्मोक अलार्म के पास ले जाकर जला देना। तब जेस ऐसा ही करती है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता। फिर वो दोनों किसी तरह बचकर जोनाथन से दूर आ जाते हैं। टाइम गुजरता जा रहा था, उनके पास सिर्फ 19 मिनट्स रह गए थे। उधर ब्राइस की पार्टनर उसे समझाती है कि हमें गेम को खत्म कर देना होगा, नहीं तो हम बुरा फंसेंगे, लेकिन ब्राइस अब भी इस बात पर अग्री नहीं करता, और अब वो सिग्नल जाने से पहले की वीडियो देखने लगता है कि आखिर सिग्नल जाने की वजह क्या है, जिससे उसे पता चलता है कि सिग्नल्स तब गए थे जब उस मिस्टीरियस बॉक्स को खोला गया था, जिसके बाद ही उनके गेम का विलन अजीब तरीके से कैमरा को देख रहा था, और उसी ने कैमरे का वायर निकाल लिया, और यही वजह बनी कि सिग्नल्स चले गए। अब ये देखकर ब्राइस समझ जाता है कि ये सब कुछ उस बॉक्स खुलने के बाद ही हुआ। अब क्योंकि जेस और बेन के पास बचने का कोई चांस नहीं होता, तो बेन उसे कहता है कि मैं जाऊंगा जोनाथन के पास उससे वो कॉइन्स लेने, लेकिन जेस उसे ऐसा करने से मना कर देती है, जिस पर बेन उसे कहता है कि देखना मैं जरूर वो कॉइन्स लेकर आऊंगा। फिर बेन जोनाथन के पास जाता है, जहाँ पर उसे कांच का टुकड़ा दिखाई देता है, और तभी जेस जोनाथन की तरफ एक सूटकेस फेंककर मारती है। तब इस मौके का फायदा उठाकर बेन उस कांच के टुकड़े को जोनाथन के आंख में घुसा देता है। तब भी इस खतरनाक हमले के बाद भी जोनाथन को कुछ नहीं होता, उल्टा वो उसी कांच के टुकड़े से बेन पर अटैक करता है, जिससे कि बेन बुरी तरह इंज्यूर्ड हो जाता है। फिर वो बेहोश हो जाता है। अब जोनाथन जेस की तरफ बढ़कर उसे बगैर कुछ कहे वो दोनों कॉइन्स दे देता है, और जेस वो दोनों कॉइन्स उस बॉक्स में डाल देती है, जिसके अंदर से उसे एक चाबी भी मिलती है, और वो उस चाबी से कबर्ड का दूसरा दरवाजा खोलती है, जिसके अंदर से उसे एक हुक मिलता है। वो उस हुक को लेकर वहीं पर पड़े एक बॉक्स में डालकर घुमाने लगती है, जिसमें से एक जोकर बाहर आता है, और उसके हाथ में एक नोट था, और उस नोट में यू और एन लिखा हुआ था। अब मुसीबत बढ़ते जा रही थी, क्योंकि सिर्फ 10 मिनट रह गए थे। फिर ब्राइस एस्केप रूम का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है, लेकिन जोनाथन उसे बाहर की तरफ धक्का देकर फिर से दरवाजा बंद कर लेता है। तभी ब्राइस की चाबियां अंदर ही गिर जाती है। ब्राइस जल्दी से अपने पार्टनर को पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ एस्केप रूम में जोनाथन ब्राइस की चाबियों को एक कॉर्नर में फेंक देता है, और अब सिर्फ 5 मिनट रह गए थे, और देखते ही देखते जोनाथन खुलते जा रहा था और जेस के और करीब आता जा रहा था। अब जेस फिर से यूएन वाले नोट को देखती है, और जो इरेजर उसके पास होती है, यानी जिस पर DER लिखा होता है, वो उसकी मदद से यूएन को इरेज करने
करने की कोशिश करती है जिसके ऊपर कुछ एरोज बने होते हैं और वो बिल्कुल किसी बटन की ऑर्डर्स की तरह ही लग रहे थे। लेकिन यहाँ पर जेस को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो कांच के टुकड़े को उठाकर जोनाथन को मारने जाती है, लेकिन तभी मेन डोर पर उसे सेम वैसे ही एरोज दिखाई देते हैं जैसा उस नोट पर लिखा हुआ था UN पर, जिसे देखकर जेस समझ जाती है कि इसी से ही दरवाजा ओपन होगा। और जब जेस वहां से जाने लगती है तो जोनाथन उसे रोक लेता है और उसे विजन्स आने लगते हैं जिसमें जेस के तीनों फ्रेंड्स उससे हेल्प मांग रहे थे। लेकिन यहाँ पर जेस उसके जाल में नहीं फंसती और अब सिर्फ 16 सेकेंड्स रह गए थे। फिर जेस उस कांच के टुकड़े से जोनाथन पर स्टैप करती है और वो मेन डोर पे एरोज को उन्हीं एरोज के ऑर्डर से प्रेस करती है जिसकी वजह से वो डोर ओपन हो जाता है और जेस टाइम से पहले ही वहां से बाहर आ जाती है। तब जोनाथन जेस के लिए क्लैपिंग करने लगता है, शायद इसीलिए कि वो इस गेम की सर्वाइवर थी। इसके बाद जेस वहां से भाग जाती है। फिर पुलिस भी वहां आकर एस्केप रूम में जाती है जहां पर जोनाथन पुलिस पर भी अटैक करने वाला होता है कि तभी पुलिस उसे शूट कर देती है और यहीं पर जोनाथन का खेल खत्म हो जाता है और उसके मरते ही वो काला साया उसके अंदर से निकल जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। जेस एक एम्बुलेंस के पास खड़ी हुई थी क्योंकि उसका फ्रेंड काफी इंज्यूर्ड था, उसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे और वहीं पर ब्राइस भी खड़ा हुआ था जो जेस को देखकर हल्की सी स्माइल कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो काला साया अब उसके अंदर आ गया हो। तब ब्राइस अजीब ही तरह से रिएक्ट करते हुए वहां से दूर चला जाता है। इसके बाद ब्राइस की पार्टनर उस बॉक्स को लेकर उसी शॉप पर जाती है उसे वापस करने के लिए और वो शॉप की ओनर को बताती है कि मैं ब्राइस के साथ रहती थी लेकिन अचानक से वो एक दिन गायब हो गया। फिर शॉप की ओनर कहती है कि मैंने उस दिन उसे समझाने की कोशिश भी की थी कि ये एक खतरनाक और मिस्टीरियस बॉक्स है, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और वो उसे कोई टॉय समझकर ले गया। फिर शॉप की ओनर ब्राइस के पार्टनर से पूछती है कि क्या तुमने इस बॉक्स को खुलते हुए देखा था? ब्राइस की फ्रेंड कहती है कि हाँ देखा था, जिस पर वो शॉप की ओनर कहती है कि ओ नो, वो अब तो तुम्हारे लिए वापस आएगा। तब ये सुनकर ब्राइस की फ्रेंड काफी घबरा जाती है और उसके घबराने के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।